फिजिकल डिवीजन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल डिवीजन में कि उसकी बाहरी स्थिति कैसी है, कि वो बाहर से कैसा दिखता है, उसके बाहरी गुण कैसे हैं। ठीक है, इसमें मेनली हम 4 गुण पढ़ते हैं। ठीक है, राजस्थान के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे। पहला, क्या ये वो पर्वत है, या फिर वो पठार है, या फिर वो मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और राजस्थान के एक पर्सपेक्टिव में हम मरुस्थल भी पढ़ते हैं। ठीक है, इतना। ये इन चीजों को हम कैसे पहचानेंगे? भौतिक रूप से देख के। ठीक है ना, और इनको हमने क्या है, क्लब किया है। ठीक है, ये लिखाने के लिए मैं पीपीटी दूंगा तब लिखना। ठीक है, अभी समझने का टाइम है। अच्छा, अब ये किसी भी लैंड मास का, किसी भी भूमि का, चाहे वो भारत हो, भारत का, विश्व हो तो विश्व का, और राजस्थान हो तो राजस्थान का, हम इसी प्रकार से इसका विभाजन करते हैं। ठीक है, अब जब इसके अंदर हमने तुमने भारत वाला पढ़ा है कभी? भौतिक विभाजन 11th क्लास के अंदर पढ़ा है कभी? याद है कुछ? और जो आर्ट्स से बच्चों में उनको याद होगा, है ना? अच्छा, भारत में कितने भागों में विभाजित किया था? ऊपर वाला हिमालय, हिमालय के नीचे, हिमालय वाला पार्ट कौन सा था ये? इनमें से बताओ कौन सा हिमालय वाला? पर्वत वाला, है ना? पर्वत वाला हो गया। उसके बाद में ये मैदानी क्षेत्र था। ठीक है, कौन मैदानी क्षेत्र कब बनता है? जब भी किसी एरिया के अंदर, किसी लैंड मास पे रिवर फ्लो होगी, नदी बहेगी ना, तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा? मैदानी। उसमें से क्या होता है, रवि जब भी नदी बहती है तो अपने आसपास के एरिया में मिट्टी हुई या कोई पत्थर हुए, उनको अपने साथ ले जाती है। ठीक है, उस आसपास के एरिया को क्या कर देती है? समतल कर देती है। और समतल जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसे? उत्तरी मैदान। ठीक है, या फिर गंगा का मैदान। इसके बाद में एक क्षेत्र ऐसा है जो मरुस्थलीय है। ठीक है, इसके बाद में हमने एक क्षेत्र ये पढ़ते हैं पेनिनसुलर इंडिया, पठारीय, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में कोस्टल एरिया पढ़ते हैं, तटीय क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जानते हो क्या होता है? जिसके एक तरफ तो समुद्र हो, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई लैंड मास हो, मतलब कि भूमि हो पूरी की पूरी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हम और क्या पढ़ते हैं? द्वीप समूह पढ़ते हैं, आइलैंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, आइलैंड की स्पेलिंग, ठीक है, ये एस होता है, एस। ठीक है, एस साइलेंट होता है, आइलैंड बोलते हैं इसको। आइसलैंड नहीं बोलेंगे, आइसलैंड बोलते ही एक अलग देश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से जैसे हमने भारत में विभाजन किया ना, इसी प्रकार से विभाजन राजस्थान में भी होता है। मैं भारत का क्यों बता रहा हूं पहले? क्योंकि ये चीज हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है स्कूलों में के अंदर, है ना? पढ़ी है ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा उससे कनेक्ट कर पाना हमारा। ठीक है, अब राजस्थान का देख लेते हैं। अब राजस्थान को भी यहाँ पे इंडिया को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। लेकिन अब राजस्थान के पास 6 भाग होने चाहिए। राजस्थान में ये वाला क्षेत्र है क्या? समुद्र है क्या पास में? तो ये वाला हट जाएगा। ये वाला क्षेत्र है क्या? आइलैंड है क्या? तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में क्या क्या है अपने पास? पर्वत है पर्वत राजस्थान में, सबको पता है। मरुस्थल है, पठारी क्षेत्र है, और मैदान भी है। ठीक है, अब राजस्थान के इस मैप में बताएंगे अपन कि कौन सा एरिया कहां पे है और कौन सा किधर है। ठीक है, अब इधर देखो, अरावली पता है तुम्हें? अरावली और मरुस्थल के बारे में तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अरावली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? एक तुम्हारे क्वेश्चंस भी आएगा और हमारे बारिश का कारण भी यही बनेगा, नहीं होने का कारण भी यही बनेगा। मरुस्थल बनने का कारण भी क्या बनेगा? अरावली बनेगा। ठीक है, अब देखो, जो अरावली है ना, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्षेत्र, समवर्षा क्षेत्र। समवर्षा जानते हो क्या होता है? समवर्षा जानते हो? देखो, एक चीज होती है समवर्षा। समवर्षा में क्या छुपा है? सम और वर्षा, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें ऐसे क्षेत्र जहां पे वर्षा समान होती हो। ठीक है, जैसे हमने देखा कि ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इन सभी पे हमने देखा कि औसतन वर्षा कितनी हो रही है? 50 सेंटीमीटर। औसतन वर्षा कितनी हो रही है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? समवर्षा क्षेत्र। ये समझ में आया?
ठीक है। तो ये अरावली में कहां से गुजरती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा से कौन सा क्षेत्र गुजरता है? वो क्षेत्र कौन सा होता है? अरावली। ठीक है, अरावली के मध्य में से गुजरती है। अरावली वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये भौतिक में अंदर देखेंगे तो पर्वतीय। ठीक है, अच्छा, हमने अरावली इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि अब इससे आसान हो जाएगा हमारा पढ़ना कि इसके पश्चिम में कौन सा है और पूर्व में कौन सा है। ठीक है, अब अरावली के पश्चिम में क्या है? क्या है? मरुस्थल है, सभी को पता है। अच्छा, अरावली के पूर्व में दो क्षेत्र, एक तो मैदान भी है और पठार भी है। ठीक है, और हाड़ौती का नाम सुना है? हाड़ौती सुना है? वो एक पठारीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जो हमारे राजस्थान का ये वाला हिस्सा देख रहे हो तुम, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये है पठारीय क्षेत्र। कौन सा है? हाड़ौती पठार। अच्छा, ये मैदान हो गया, ये रिवर फ्लो होती है यहां पे, इसमें चंबल भी हो सकती है, माई भी हो सकती है, बनास भी हो सकती है। ठीक है, माई रिवर नीचे की तरफ रहेगी, चंबल, बनास, ठीक है, बाणगंगा, ये सारी रिवर्स होंगी, मैदान का निर्माण करेंगी जो। ठीक है, सारी आएंगी तब पढ़ाएंगे, तब एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमारा पहला पर्पज क्या है कि इस टॉपिक को समझना कि इसमें क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर ब्रॉडली सब ऊपर चला गया ना तो आगे आसान हो जाएगा कि इसके बाद ये आएगा। अब देखो, इनमें से अब हम इनको अध्ययन करने की दृष्टि से इनको और छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, तो एक साथ पढ़ने के लिए इससे अच्छा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े। ठीक है, अब मरुस्थल को पढ़ेंगे अपन, तो मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड कर लिया पहले, एक तो ऐसा मरुस्थल, एक तो ये वाला मरुस्थल जिसे टोटली ड्राई हो, टोटली शुष्क हो। ठीक है, जहां पे शुष्क का मतलब जानते हो क्या होता है? सूखा। ठीक है, मतलब कि हवा में नमी नहीं होगी। शुष्क का मतलब क्या होता है? हवा में नमी नहीं होती, शुष्क। अगर हवा में नमी नहीं होगी ना तो हवा हमेशा गर्म फील होगी एकदम। हवा में नमी होती है ना तो हवा थोड़ी ठंडी लगती है और थोड़ा सा नमी भी रहती है, तो ज्यादा बुरा नहीं लगता। लेकिन सूखी हवा चलती है तो स्किन भी कट जाती है। ठीक है, अच्छा, एक तो इसको शुष्क में बांट दिया, दूसरा इसको अर्ध शुष्क में बांट देंगे। अब इसका जो विभाजन है ना वो भी हमने समवर्षा रेखा के आधार पे किया। ठीक है, समवर्षा रेखा। अब देखो यहाँ पे वह समवर्षा रेखा जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, ठीक है, वो है कितना? 25 डिग्री, 25 सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री नहीं, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किसको विभाजित करती है? मरुस्थल को दो भागों में। एक हिस्सा क्या कहलाता है? शुष्क, और दूसरा अर्धशुष्क। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अरावली का भी विभाजन करेंगे। ठीक है, अरावली को भी हमने पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित कर लिया। जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसे तो उत्तरी अरावली बोल दिया हमने, क्या बोला? बीच वाले को मध्य, और लास्ट वाले को दक्षिण अरावली। ठीक है, इसी प्रकार से मैदान, जो मैदान क्षेत्र होगा उसमें नदियों के आधार पर विभाजित कर लेंगे, तीन नदियों के हिसाब से। एक तो माही का मैदान, ठीक है, फिर चंबल का, और बनास और बाणगंगा का। ठीक है, फिर हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से पठारियां पढ़ेंगे। इतना समझ में आ रहा है? ये हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि पूरे पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग 3 या 4 दिन लग जाएंगे, और इसमें से सवाल हम हमेशा आता है। ठीक है, जैसे पिछला वाला चैप्टर हमें याद हुआ है ना, उसी प्रकार से ये वाला चैप्टर भी हम याद कर लेंगे, और आसान रहेगा, ये कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बार बार पढ़ेंगे, रोजाना रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। इतने में किसी को दिक्कत? इस विभाजन में किसी को दिक्कत नहीं है? अच्छा, पीछे वाली क्लास चल रही थी, पीपीटी रह रही है इसमें। ये तो पूरा ही रह गया। अब सेव कहां से करना पड़ेगा इसको? अच्छा, ठीक है। नहीं, हमें एकदम नई वाली बनानी है, सारी खत्म करेगी 31। अच्छा, डायरेक्ट प्लस से स्टार्ट हो जाएगी।
ये तो 21 से स्टार्ट हो गई। अच्छा ठीक है, हमने भौतिक विभाजन पढ़ लिया। इसमें दिक्कत सबसे पहले पता होना चाहिए, क्वेश्चन एक यही आएगा, राशनों कितने भौतिक विभाजन में बांटा गया, 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है वो ध्यान रखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही आएगा, कितने भौतिक विभाजन में बांटा गया, 4। सीधा ये क्वेश्चन आता है तो 4 लगाना और आगे बढ़ जाना अगले क्वेश्चन पे। इसमें सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय लगता है अगर आता है तो, नहीं आता तो ऐसे कंफ्यूज करेंगे 4 था, 5 था, 3 था। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर वो नाम पूछ ले तो नाम भी तुम बता दोगे। ये कौन सा है, मरुस्थल। ठीक है, ये वाला अरावली, ये वाला मैदानी, और इधर वाला। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा किस चीज का पार्ट है। ठीक है, इसके लिए मेरे को आपको हिस्ट्री में ले जाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, वो भी किसकी हिस्ट्री में, पृथ्वी की हिस्ट्री में, कि शुरू के अंदर जो पृथ्वी के सारे जो लैंड मास था ना, लैंड मास समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इतने एक इस शब्द के अंदर, मतलब जो भी भूमि वाला पार्ट होता है ना उसे लैंड मास बोलते हैं। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट जहां पे कोई पानी, मतलब पानी वैसे पूरा पानी में नहीं था, और एक हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से गिरा हुआ था, जो पानी से गिरा हुआ था उसका नाम हमने दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया, पैंथालासा। और बीच वाला पार्ट उसको क्या बोला, पैंजिया। ठीक है, पैंजिया और पैंथालासा। तो शुरू के अंदर, मतलब कितना शुरू, मतलब जब ये पृथ्वी शुरू के अंदर पृथ्वी में स्टार्टिंग हुई थी ना, तब की बात है ये, जो पृथ्वी में सारे लैंड मास कहां थे, बीच में थे, और चारों तरफ क्या था, पानी था। अभी क्या स्थिति है, अभी का तो वर्ल्ड मैप पता है ना तुम्हें, कि यहाँ पे ऐसे करके अमेरिका हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, फिर यूरोप यहाँ पे हो जाएगा, बीच में यहाँ पे पानी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, फिर यहाँ पे हिंद महासागर, इंडिया, यूरोप, ठीक है, एशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे पैसिफिक प्रशांत महासागर। अभी की स्थिति है ना, लेकिन ये पहले सारे जो अलग अलग लैंड मास हुए हैं ना, पहले अलग नहीं थे, ये सारे एक ही थे, यही था। ये बाद में क्या हुआ, ब्रेक हो गया, टूट गया ये। ठीक है, क्या हुआ, यहां पे इसमें बीच में पानी भर गया। ठीक है, तो यहां पे पानी भर गया, और इस जो पानी था तो यहां पे एक सागर बन गया। ठीक है, उस सागर का नाम क्या नाम है, क्या नाम है, तेथिस सागर। अब ये तेथिस सागर शब्द हमारे आएगा, हम पढ़ेंगे तब हमें कनेक्ट करना है कि तेथिस सागर का क्या मतलब हुआ। हम बताएंगे कि मरुस्थल का निर्माण तेथिस सागर से हुआ है। ठीक है, तब हमें ये कनेक्ट करना है कैसे हुआ। अच्छा, तो जो हमारे ये पार्ट था पैंजिया था, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक का नाम क्या है, गोंडवाना, और दूसरा कौन सा है, अंगारालैंड। ठीक है, अब 2 भागों में डिवाइड हुआ, उसके बाद में मान लो ये भी डिवाइड हो गया था ऐसे। ठीक है, इसका ये वाला हिस्सा था अमेरिका बन गया, उत्तरी अमेरिका, ये वाला हिस्सा था दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप बन गया। इधर से यहाँ पे तीन प्लेट टूटी थी यहाँ पे। ठीक है, एक तो अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, और अफ्रीका भी इसी का पार्ट है। ठीक है, एशिया का तो ऊपर वाली प्लेट है ये। ठीक है, यूरोप वाली, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं उसे। इतना समझ में आ रहा है, ये शब्द समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि मेरा पहला पर्पज है शब्द समझाना, तो बाद में तो इनको हम यूज कर लेंगे, आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली बाद में दिक्कत नहीं आएगी, पहले तो ये शब्द याद होने चाहिए। कि गोंडवाना का क्या है भाई, हम बात कहेंगे कि गोंडवाना से प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए गोंडवाना क्या है। ठीक है, हमने गोंडवाना की बात की, प्रायद्वीपीय पठार की बात की। ठीक है, तैतीस सागर की बात की हमने। ठीक है, और तैतीस सागर से किसकी उत्पत्ति हुई है, मरुस्थल की। किसकी, मरुस्थल की। अब हम वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, वही वर्गीकरण, बस मैं इसको लिखा रहा हूं
और ये लिख भी लेना है अपने को, ठीक है। हाँ, ये साथ साथ लिख लो। भारत का, राजस्थान का भौतिक विभाजन, भारत का नहीं। क्योंकि आज की क्लास है ना, आगे आने वाली 3 क्लासों के लिए बेस प्रदान कर देगी। आज समझ में आएगा तो आगे की क्लास और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है। अब यहां पे तुम लिख भी सकते हो, मैंने भी समझाया था जो भौतिक विभाजन में 4 चीजें थी। क्या क्या थी? पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। यहां पे पहला लिखेंगे मरुस्थल। फिर लिखेंगे यहां पे अरावली। पूर्वी मैदान। और दक्षिणी पूर्वी पठार। देखो ये दिशा है ना, दिशा दिशा तो हम कैसे लगा रहे हैं? मैप में समझने के बाद, ठीक है। दिशा नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि वो उसकी स्थिति कहां पे, अगर तुम इमेज को देख के पहचान पा रहे हो कि उसकी दिशा कहां पे है, तो ये आगे दिशा तुम लगा सकते हो। पश्चिमी मरुस्थल लिख लो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हो आराम से दिशा तो तुम, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए वो चीज कहां पे स्थित है। इतना पता हो गया? लिख लिया सभी ने? मरुस्थल को हमने कितने भागों में विभाजित किया था? शुष्क और और फिर इसी प्रकार से हम शुष्क को भी आगे 2 भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। शुष्क को 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो वो रेगिस्तान जो पूरा पूरा जिसमें रेत रेत ही रेत हो, ठीक है। रेतीला हो पूरा, मतलब कि बालू हो, ठीक है। सैंड ड्यून, सैंड ड्यून जानते हो? बालू का स्तूप जानते हो क्या होता है? मतलब रेत के बहुत बड़े बड़े टीबे, ठीक है। टीबे को हम यहाँ पे ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप, ठीक है। एक तो वो होंगे जो बालिका स्तूप युक्त होंगे, जिनमें बालिका स्तूप होगा। दूसरे होंगे बालिका स्तूप मुक्त। मुक्त का मतलब होगा कि वो बालिका स्तूप नहीं होंगे, वो बालिका स्तूप से फ्री होगा, ठीक है। बालू का स्तूप फ्री। अरावली को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उत्तरी, मध्य और तीसरा दक्षिणी। मैदानी क्षेत्र को भी 3 भागों में, माही, इसके बाद में चंबल, बनास व बाणगंगा। ठीक है। और जहां पे मैं गैप छोड़ रहा हूं ना, वो गैप छोड़ना है यहां पे भी,
क्योंकि इसमें आगे और चीज ऐड की जाएगी, तो खुले खुले लिखना है। जैसे यहां पे एक गैप होना चाहिए, यहां पे चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है, यहां पे इस वाले गैप में चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। इतना लिख लिया। इसको याद करने की कोशिश करो पहले कि इतना समझ में आ गया क्या हमें कि हमने किस प्रकार से विभाजित किया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर पढ़ रहे हैं, पहले एक बेसिक लेयर, फिर उसके ऊपर एडवांस, फिर वो एडवांस, और लास्ट में इस प्रकार से पूरा कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें राजस्थान का बहुत कम पता है, ठीक है। उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि इसको किस प्रकार से आपको पढ़ाना चाहिए कि सबका फायदा हो उसके अंदर, तो सबको याद भी हो जाए। जो पहली बार सुन रहा है उसके लिए तो पहले ये चीज ही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, भाई शुष्क क्या होता है, अरावली, भाई ये पता है कि अरावली है, डिवाइड कैसे किया, ठीक है। फिर पठारी क्षेत्र क्या हुआ, ठीक, उतार लिया ये वाला। अब देखो, अब पहले मरुस्थल की बात करेंगे पूरी पूरी, ठीक है। मरुस्थल, हमारे जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? हमारा जो मरुस्थल है किस नाम से जानते हैं उसको? थार का मरुस्थल। सभी को पता है ये? सभी को पता है कि थार का मरुस्थल है थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल, पहली बात तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे बाउंड्री शेयर कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री पाकिस्तान। और हमने ये भी देखा कि हमारे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है कौन से हिस्से में है, पश्चिमी हिस्से में। अब क्या देखो, पश्चिमी हिस्से में है तो क्या केवल वो राजस्थान में ही है क्या? इस वाले क्षेत्र में भी हो सकता है ना, हमने पढ़ा है कि हो सकता नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में भी है वो और इंडिया में भी है। अब देखो, हम तो इसे थार का मरुस्थल बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले इसे थार का मरुस्थल नहीं बोलते, वो अपना खुद का अलग नाम रखते हैं। उन्होंने क्या नाम रखा इसका? चोलिस्तान। क्या नाम रखा? ठीक है, खुद की जैसी नाम रखते हैं वो। पाकिस्तान ने थार का मरुस्थल दो भागों में डिवाइड है, एक तो है पाकिस्तान के अंदर और एक इंडिया में। इंडिया में कहां पे है? राजस्थान। इंडिया में भी कहां कहां है? इंडिया में केवल राजस्थान में नहीं है, इंडिया में 4 जगहों पे, चार राज्यों में, ठीक है। इंडिया में 4 राज्यों में, चार राज्य कौन कौन से हैं? देखो, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया, ठीक है। ये 4 स्टेट भी याद करेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ये 4 राज्यों में हो गया। अब मान लो मैं इस पूरे मरुस्थल को 100% मानता हूं, तो इसका पाकिस्तान में कितना परसेंट है और राजस्थान में या फिर इंडिया में कितना प्रतिशत है? पाकिस्तान के अंदर देखिए तो ये 15% है। कितना है? और बाकी किस में है? इंडिया के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या नाम बताया था, बताओ दोबारा से। पाकिस्तान में क्या नाम है इसका? चोलिस्तान, ठीक है। अच्छा, थार का मरुस्थल भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है? नाम बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे या फिर उद्भव देखेंगे। अब हम बात कर रहे थे इससे पहले एक लेक्चर के अंदर, हमने बात की थी कि पेंजे के बारे में बात की थी, हमने गोंडवाना लैंड के बारे में बात किया था, ठीक है। लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा इसमें, एक जो पूछना चाहिए था आपको। अब देखो कि ये वाला गोंडवाना लैंड तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साउथ के अंदर है, अगर इसकी दिशा निर्धारण करें तो कहां पे ये? दक्षिण में है। लेकिन हम आज पढ़ते हैं गोंडवाना लैंड, तो आज इंडिया का हिस्सा है, इंडिया गोंडवाना लैंड पे ही है, ठीक है। और इंडिया तो कहां पे है? उत्तर में। तो ये पहुंचा कैसे उत्तर में? ठीक है,
ये सच बताऊं तो आज आज बस जो हम रिसेंट थ्योरी की बात करें ना, रिसेंट थ्योरी जो अभी की हाल ही के अंदर चल रही है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सी? ठीक है, उससे बोलेंगे प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, है ना। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी सच्चाई नहीं है, लेकिन हमें मान रहे हैं कि वो सच है, क्योंकि उसने हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब दिया है कि प्लेट कैसे मूव करती है, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे होती है। ठीक है, उसी को आधार बना के हम मान रहे हैं कि वो उन्होंने बताया प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से कि प्लेट्स का मूवमेंट हुआ। ठीक है, प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हुई। ठीक है, उसमें एक फोर्स काम करता है, बल काम करता है, जो पृथ्वी के अंदर होता है ना। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? लावा है। ठीक है, और वहां पे लावा से कुछ कन्वेक्शन सेल्स बनती है। ठीक है, क्या बनती है? कन्वेक्शन सेल। जैसे कि ये पृथ्वी है, अगर मैं नीचे की बात करूं, ये लावा वाला क्षेत्र है, ये कन्वेक्शन सेल्स बन रही है, और ये मान लो ऐसे मूव करती है। अब इनकी दिशा फिक्स नहीं है, लेकिन ये मूव करती रहती है बार बार। अब ये मूव करेंगी तो इसके ऊपर का जो भाग होगा वही मूव करेगा। अगर इसकी इच्छा हो इधर जाने की, वो भाग भी, ऊपर का भाग है ये भी इसके साथ में इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कन्वेक्शन सेल्स में गोंडवाना प्रदेश में कहां पे मूवमेंट हुआ? उत्तर की तरफ। ठीक है, ये प्लेट टूटी पहले। ठीक है, ये वाला हिस्सा कहां पे, कौन सी जगह पे था? दक्षिणी वाला, दक्षिणी अमेरिका का पार्ट बना, ये अफ्रीका का पार्ट बना। ठीक है, और ये वाला हिस्सा अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर वाला इंडिया का हिस्सा बना। ठीक है, इसमें मूवमेंट हुआ, अभी ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद में मूवमेंट, और ये कहां पे? ऊपर की तरफ जाने लग गए। ठीक है, ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट होने लगा। ऐसे करके इंडियन प्लेट है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और ऊपर यहां पे एक प्लेट स्थित थी पहले से ही, यूरेशियन प्लेट। ऊपर कौन सी प्लेट स्थित थी? यूरेशियन प्लेट। इस यूरेशियन प्लेट से जाके एंड में टकरा जाता है। ठीक है, और इसमें इसका देखो, ये ऊपर वाला पार्ट ये भी है, ये भी जुड़ा हुआ था। 33 सागर इसमें आगे आगे लगा हुआ था। ठीक है, ये 33 सागर यहां पे था, आगे आगे 33 सागर वाला ये पार्ट है, ये भी ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराया, और इसके टकराने के बाद में क्या हुआ कि इसमें फोल्डिंग होने लग गई। अब मान लो कोई चीज आपस में टकराती है, और टकराएगी तो क्या होगा? या तो ऊपर होगा ना, फोल्ड होने लग जाती है वो चीजें, और कुछ चीजें नीचे भी हो जाएंगी, फोल्डिंग भी हो जाती है ना। इस प्रकार से फोल्डिंग होने लग गई, और फोल्डिंग से हमारे पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, और यहां पे कौन सा पर्वत बना? हिमालय बन गया। ठीक है, कौन सा पर्वत बन गया? हिमालय पर्वत बन गया। इसी प्रकार से इसे हिमालय कौन सा पर्वत बोलेंगे? फोल्डिंग की वजह से फोल्डिंग माउंटेन। क्या बोलेंगे? ठीक है, इसे बोलेंगे हिंदी में वलयकार, या फिर ऐसे वलित पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वलित पर्वत। और इसी प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर भी एक वलित पर्वत है। राजस्थान में एक वलित पर्वत है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? अरावली। क्या है? पूरी पूरी अरावली कैसे का निर्माण कैसे हुआ है? पूरी पूरी अरावली का निर्माण कैसे हुआ है? जो सेम इसी वजह से, देखो इसमें मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट होने के बाद में तो इसकी टक्कर हुई थी यूरेशियन प्लेट से, तभी फोल्ड हुआ था ना। इसी प्रकार से कभी ना कभी, अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता इसका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज तक नहीं बता पा रही है कि अरावली का निर्माण में कौन कौन सी प्लेट आई थी। ठीक है, वो सिर्फ कहते हैं कि ये प्रोसेस के थ्रू हुआ है। अब प्लेट का नाम तुम अपने हिसाब से रख लो, क्या रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे एक अरावली पर्वत बनी थी पहले, और ये अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड पे शुरू से थी, पहले बन चुकी थी। इसके टूटने से पहले अरावली पर्वत थी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हिमालय पुराना है या फिर अरावली पुरानी है, इस पूरी धरती पे सबसे पुरानी कौन सी है? ठीक है, अरावली हिमालय से पुरानी है। इस वजह से कहते हैं कि जो अरावली है किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? समझ में आया? अभी क्वेश्चन ये आता है कि अरावली निम्न में से किसका पार्ट है, किसका भाग है? तो ऑप्शंस में आएगा 33 सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, तो इसमें से आंसर लगा पाओगे?